Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th political science and this is chapter number 7 फेडरलिज्म। मुझे नहीं पता है कौन सा पार्ट है, भूल गया मैं क्योंकि 2-3 पार्ट बन चुके हैं और लेकिन जो भी है ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। तो पार्ट 3 या 4 में से एक है, तो लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर वो कंटिन्यू होगा और उसके बाद 1-2 चैप्टर और हैं जो कि जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे क्योंकि कुछ है नहीं उनमें। खासकर हम बात करें लास्ट चैप्टर में कि कॉन्स्टिट्यूशन और लिविंग डॉक्यूमेंट करके है, तो वो थोड़े से हम बात करें भावनाओं के ऊपर चैप्टर है। वो ऐसा कोई चैप्टर है नहीं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा चीज़ समझनी पड़े, ठीक है। तो 2-3 पेज का चैप्टर है वो, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। मतलब बुक में तो बहुत सारे पेज हैं जो कि आपको कुछ मतलब नहीं है उससे, लेकिन हाँ फिर भी फॉर द सेक ऑफ कवरिंग द होल बुक वो मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या पढ़ के आए, फेडरेशन, ठीक है। फेडरेशन में व्हाट इज फेडरेशन, डिवीजन ऑफ पावर। हमने देखा था 3 लिस्ट थी जो डिवाइड कर रखी थी और 3 लिस्ट थी वो पहले से आ रही थी। ब्रिटिशर्स के टाइम से वो 3 लिस्ट थी, लेकिन बस उनका नाम क्या था, अलग अलग था। सो हमें उस नाम से कोई मतलब नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो दोनों चीज़ों से मिलकर बना है, एक फेडरेशन से भी और एक हम बात करें तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें यूनिटरी गवर्नमेंट के भी है, मतलब कि एक जो सिंगल होता है ना, तो उस तरीके से। अब हमारे पास फेडरेशन के तो बहुत ज़्यादा हमारे पास क्या है, प्रोविजंस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे हमारी स्ट्रांग है तो ये क्या है, हमारे पास फेडरेशन की बहुत ज़्यादा प्रोविजन है। हमारे पास क्या है कि एक और हम बात करें तो जैसे यूनिटरी गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। अब फेडरेशन के कौन कौन से प्रोविजन है, तो उसमें हमारे पास प्रोविजन आते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास क्या है, 2 गवर्नमेंट है, स्टेट में अलग है, सेंटर में अलग है। तो इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर है। सेकंड चीज डिवीजन ऑफ पावर इटसेल्फ। थर्ड चीज अगर हम बात करें हमारे पास क्या है, 3 टायर स्ट्रक्चर गवर्नमेंट है, ठीक है। स्टेट, सेंटर, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। हमारे पास जुडिशरी, ये वाला इसमें नहीं आएगा, ये सेंटर वाले में, मतलब यूनिटरी मेथड, यूनिटरी गवर्नमेंट में, ठीक है। और अगर हम बात करें हम तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, लेकिन हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में हमारा आ जाएगा कि हमारे पास क्या है, सिंगल जुरिडिक्शन है। हम बात करें तो हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है, या हम बात करें हमारी जुडिशरी जो है वो क्या है, इंटीग्रेटेड है। अब अगर बात करें हम दूसरी चीज़ की तो हमारे पास क्या है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हम बात करें तो, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे इसमें आते हैं, पढ़ेंगे हम आगे आगे धीरे धीरे चलते चलते, ठीक है। 12th में पढ़ोगे, दो बुक हैं उसमें तो और मज़ा आएगा थोड़ा सा। तो अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं, लास्ट पार्ट को अपने, जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था, दैट इज कन्फ्लिक्ट्स इन इंडियन फेडरल सिस्टम, ओके। तो सबसे पहले क्या, क्यों ऐसा हुआ कि कन्फ्लिक्ट्स होने लगे फेडरल, मतलब हमारे सिस्टम में, जो हमारा इतना प्यारा सा सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट होने लगे। और स्टार्टिंग में कन्फ्लिक्ट्स नहीं दिखे थे हम बात करें तो, ठीक है। तो 1951 से लेकर के हम बात करें 1961-62 तक ऐसा कुछ नहीं था कि किसी स्टेट और सेंटर में लड़ाई हो रही है, स्टेट में, ऐसा कुछ दिखा नहीं था मेजरली। बस एक ही चीज़ दिखाई दी थी कि भाई स्टेट बोल रहे थे कि हमें हमारे लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड कर दो, बस यही एक मेजर कन्फ्लिक्ट था जो स्टार्टिंग में फर्स्ट मतलब 1-1.5 डिकेड तक जो हमें दिखा, मतलब 10-15 साल तक जो हमें दिखा, वो सिर्फ एक ही कन्फ्लिक्ट था कि भाई जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी थी वो बोल रही थी कि भाई हमारे लैंग्वेज के हिसाब से हमें कंट्री में चेंज, मतलब हमारी एक अलग स्टेट बना दो। तो इसी के हिसाब से हम मद्रास को तमिलनाडु में चेंज किया गया। तो यही एक मेजर रीज़न था सेंटर और स्टेट के झगड़े का इन द फर्स्ट डिकेड, और हम बात करें 10 से 15 साल के बीच में। अब ऐसा होने क्यों लगा, तो देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम बात करें तो एक ढांचा है सिर्फ। अब उस जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगी, ये पूरा हम बात करें तो सिस्टम बनाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ फ्रेमवर्क और अ स्केलेटन, इट्स फ्लैश एंड ब्लड इज प्रोवाइडेड बाय द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, एक स्केलेटन है सिर्फ, इसके ऊपर का मास हो गया, ब्लड हो गया, ये सब कौन प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से हम उस चीज़ को यूज़ करेंगे या किस तरीके से जो पॉलिटिकल प्रोसेस है वो होगी कंट्री के अंदर। तो अब बात करें हम, एक्सेप्ट द इशू ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट रिमेंड क्वाइट नॉर्मल ड्यूरिंग दिस पीरियड 1950 से 1960। और हम बात करें 62, 63, 65 तक ऐसा कुछ नहीं हुआ था कि सेंटर और स्टेट में कुछ लड़ाई चल रही हो, ठीक है। तो बस एक ही क्या मेजर इशू था कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वगैरह, कम्युनिटी वगैरह, ठीक है। तो उसमें, और वो भी इसलिए क्योंकि जब फ्रीडम फाइट चल रही थी हमारी, तो जो हमारे मेन लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि हाँ हम यूनियन को, मतलब इंडियन यूनियन को इस तरीके से बांटेंगे कि लैंग्वेज, मतलब सबका जो कल्चर है वो प्रिजर्व रहे। तभी एक मेजर डिमांड आई थी, अदरवाइज वो भी नहीं आती। नेक्स्ट, इन द मिडल ऑफ द 1960, मतलब 1964-65 के आसपास,
तो मिडल ऑफ 1960s कांग्रेस डोमिनेंस डिक्लाइंड समवॉट एंड इन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑपोजिशन पार्टीज केम टू पावर। अब हुआ क्या था 1960 मतलब 1951 से 1956 तक एक गवर्नमेंट एक फेज रहा 5 साल का, फिर 56 से 61 तक एक फेज रहा, 66 से 67, तो ये ऐसे जो फेज थे। अब मैं बात करूं कि 3 जनरल इलेक्शन मतलब हर जो 5 साल में इलेक्शन होते हैं उसमें जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसकी बहुत ज़्यादा हम बात करें मेजोरिटी थी, वो हर बार मतलब जो सेंटर में और स्टेट में दोनों जगह पे क्या थी, कांग्रेस का डोमिनेंस था। हम जब 12th पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एरा ऑफ वन पार्टी, मतलब सिर्फ कांग्रेस ही डोमिनेंस थी इंडिया के अंदर। अब हुआ ये कि धीरे धीरे जो हम बात करें कांग्रेस की डोमिनेंस थी वो कम होने लगी। क्यों होने लगी? कि बहुत सारी चीज़ें थी जो बढ़ने लगी। फॉर एग्जांपल कांग्रेस के अंदर ही क्या मतलब लड़ाई होने लगी, ठीक है, ये चीज़ भी हम 12th में पढ़ेंगे। तो क्या था कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो चाहते थे कि भाई ना हो, बेसिकली क्या पावर के लिए। जैसे ही वो हम बात करें जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ, उसके बाद मोरारजी देसाई जी का भी देहांत हो गया, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या थे अगले प्राइम मिनिस्टर, सॉरी कंफ्यूजन है थोड़ी, हाँ, जवाहरलाल नेहरू जी के बाद कौन बने थे, जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने उनका भी क्या हो गया था, देहांत हो गया था बहुत जल्दी, ना क्विक सेक्शन 2 साल के अंदर अंदर 2 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो चुके थे। एंड थर्ड जो थी उसमें लड़ाई थी किस किस में, मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। तो दोनों के ही बीच में क्या थी, लड़ाई चल रही थी मतलब। तो इंदिरा गांधी को पावर में आए, मतलब जो बुजुर्ग लीडर थे उन्होंने उनको बैक किया और उनको जिताया, ठीक है। तो उनका कहना ये था कि भाई ये जो इनका जो इनएक्सपीरियंस है वो हमें थोड़ा पावर देगा, क्यों, अगर उनके पास कोई अगर उनको दिक्कत होती है तो वो हमसे पूछेंगे और हमारी एडवाइस मानेंगे। बट इंदिरा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं किया, तो वो ग्रुप के अंदर ही लड़ाई होने लग गई, ठीक है, जो कि सही नहीं था। ग्रुप के अंदर ही क्या एक ही ग्रुप के अंदर लड़ाई होना सही है नहीं है। तो इसलिए जो कांग्रेस थी वो टूट गई 2 हिस्सों में, एक कांग्रेस ओ का नाम मिला, एक को कांग्रेस आर का नाम मिला, ठीक है। तो इस तरीके से जो था वो कांग्रेस बिखर गई। एंड जो हमारे जो सेंटर में था, सेंटर और स्टेट में क्या होगी, अलग अलग पार्टीज आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो सेंटर और स्टेट में था वो थोड़ा सा कांग्रेस डोमिनेंस खत्म होने लग गया, बेसिकली मैं एक बताना चाहता था। अब क्या हुआ कि 1990s तक वो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। खत्म तो होने लग गया था वो 70s के बाद से ही, लेकिन वो पूरा खत्म हो गया कब, 1990s में। और वो क्या हो गया, एंड हो गया। और जो कोलिशन पॉलिटिक्स था वो चालू हो, कोलिशन मतलब गठबंधन चालू हो गए। भाई किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी उस टाइम पे। तो क्या हुआ ये कि जो सेंटर था और स्टेट था उसके बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा होने लग गई। कि और जो स्टेट थे वो कह रहे थे कि भाई हमें और पावर चाहिए, उनको और पावर चाहिए थी। क्यों? क्योंकि भाई स्टेट में अब कोई और है, सेंटर में कोई और है। अब स्टेट वाले बोलते थे कि भाई हमें पावर दो, क्योंकि जो उनका काम नहीं बन रहा था ना उससे। क्योंकि देखो जब क्या था 1950 से 60 तक क्या हो रहा था कि कांग्रेस ही स्टेट में थी, कांग्रेस ही सेंटर में थी। अब क्या हो रहा था कि जो स्टेट सेंटर था, सेंटर क्या कर रहा था, अपने पैसे दे रहा था स्टेट को, मतलब एड दे रहा था। लेकिन अब क्या था, एड थोड़ा कम दे रहा था क्योंकि स्टेट में कोई और है, उन्हें मतलब ही नहीं उससे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉलिटिक्स थी वो चल रही थी। और उसके बाद क्या हुआ, जो स्टेट्स थे उन्होंने बोला भाई हमें ऑटोनॉमी चाहिए। तो फिर वही क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हमें इशारा कर रही है कि उसके बाद क्या होने लगा, डिमांड्स फॉर ऑटोनॉमी मतलब कि भाई हमें हमारा अधिकार चाहिए, हमें सेंटर से कोई मतलब नहीं, ऐसा बोलने लगे स्टेट वाले, ठीक है। सो ऑटोनॉमी क्या है, ये डिफरेंट है, डिफरेंट स्टेट डिफरेंट पार्टीज के लिए, ठीक है। कोई बोल रहा था कि भाई हमें पूरा नया स्टेट चाहिए, ठीक है। कोई बोल रहा था कि भाई हमें ग्रेटर पावर चाहिए रेवेन्यू के ऊपर, ठीक है। कोई बोल रहा था कि भाई हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में आप दखल अंदाजी मत करो। तो अलग अलग तरीके से जो पार्टीज थे वो ऑटोनॉमी को डिफाइन कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि क्या क्या डिमांड्स थी उनकी। सो दीज डिमांड्स एक्सपेक्ट that the division of power should be changed in favor of the state and more power and important power assigned to the states। तो हमने देखा था जब हमने 3 लिस्ट पढ़ी थी, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो उसमें हमने देखा था कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स थे, और वहीं हम स्टेट लिस्ट की बात करें तो 66 के आसपास उसमें सब्जेक्ट थे। तो ये पहली डिमांड आई कि भाई हमें स्टेट सब्जेक्ट में ज़्यादा हमें क्या चाहिए, वो चाहिए, हमें अपने काम ज़्यादा चाहिए, हमारे पास हमारी ज़्यादा पावर होनी चाहिए, ठीक है। हम ज़्यादा फ्री हों अपने लिए डिसीजन लेने के लिए। तो ऐसा उन्होंने बोला। अब सेकंड चीज़ ये हुई कि स्टेट शुड हैव इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू एंड ग्रेटर कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। तो कुछ स्टेट्स ऐसी थी जो बोल रही थी हमें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सेंटर था वही क्या कर रहा था, एड प्रोवाइड कर रहा था, पैसे प्रोवाइड कर रहा था सेंटर ही स्टेट्स को फॉर द डेवलपमेंट वर्क। लेकिन ऐसा क्या हुआ, फिर स्टेट बोलने लगी कि नहीं भाई हमारी डिमांड थोड़ी ज़्यादा है, हमें आप अपना खुद का टैक्स कलेक्ट करने दो, खुद का रेवेन्यू कलेक्ट करने दो, हमें आपसे नहीं चाहिए। तो मतलब उन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। फॉर एग्जांपल जब आप बढ़े जाते हो
तो क्या आप सोचते हो भाई काम वाम करना है मुझे, क्या आप तब भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहोगे? नहीं ना, तो आपको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी चाहिए। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ बोला। अब कुछ स्टेट ऐसी थी जो बोल रही थी एस्पेक्ट ऑफ द ऑटोनॉमी डिमांड्स रिलेट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ द स्टेट, स्टेट्स रिसेंट द कंट्रोल ऑफ द सेंटर ओवर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। तो सेंटर क्या था, बहुत तरीकों से जो स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन था वो कंट्रोल कर रहा था। जस्ट लाइक जैसे हम बात करें जो ऑल इंडिया सर्विस होती है, आईएएस आईपीएस वगैरह लोग, तो ये क्या थे, सेंटर की तो अपॉइंटमेंट होते हैं, सेंटर ही तो अपॉइंट करता है इन्हें। ठीक है, तो ये क्या कर रहे थे, मतलब एक तरह से हम बात करें तो कंट्रोल करती थी सेंटर स्टेट वाले पॉलिटिक्स को। तो ये था। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ऑटोनॉमी डिमांड में ऑल्सो भी रिलेटेड टू कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज। तो कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक इश्यूज से भी थोड़ा सा हम बात करें तो प्रॉब्लम थी। और मेजर प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी आई कि लैंग्वेज से, कि भाई हिंदी डोमिनेंस था। हम बात करें तो हिंदी लैंग्वेज की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हिंदी जो डोमिनेंस था वो कुछ पार्टीज को पसंद नहीं था। हम बात करें तो क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है हमारे कंट्री में, बट ऑफिशियली कितनी लैंग्वेज थी उस टाइम पे, 18 लैंग्वेजेस, बट 4 और ऐड की गई हैं, तो 22 लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियली इंडिया में बोली जाती हैं। एडिशनल भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम बात करें ऑफिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसका बात करें तो मैं 22 हैं वो सारे। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो हिंदी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी। ठीक है, तो वो सब अपोज थे उसके कि भाई नहीं, हिंदी ऐसा नहीं होना चाहिए, कि हिंदी की जो डोमिनेंस है ये थोड़ी कम होनी चाहिए, ऐसा बहुत सी स्टेट का कहना भी था। ठीक है, तो ये था कि सेंट्रल स्टेट का क्या इशू था, ये सारी चीज़ें उसमें आ गई। अब बात करते हैं कि इसके रोल ऑफ गवर्नर्स एंड प्रेसिडेंट्स रूल। तो रोल ऑफ गवर्नर, क्या रोल था गवर्नर का, क्या प्रेसिडेंट रूल होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, इस स्लाइड में हम पर्टिकुलरली बात करें तो। अब देखो गवर्नर क्या होता है ना, तो गवर्नर एक तरह से दूत होते हैं किसके, सेंटर के, स्टेट के लिए। ठीक है, तो गवर्नर क्या होते हैं, कोई इलेक्टेड पर्सन नहीं होते। ठीक है, इनको चूज किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, मतलब प्राइम मिनिस्टर या हम बात करें पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऐसा डिसाइड करते हैं कि इस इंसान को क्या बनाना चाहिए, गवर्नर बनाना चाहिए। और वो जनरली क्या होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं या फिर सिविल सर्वेंट्स होते हैं। ठीक है, तो गवर्नर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड, मतलब चूजन होते हैं। ठीक है, अब उनके पास कोई, हम बात करें तो कोई हो सकता है नॉलेज हो ना हो कुछ भी हो, लेकिन एक काम इनका ये होता है कि एक दूत होता है, जो भी स्टेट में चल रहा होता है वो सेंटर के पास पहुंचा देते हैं बात को। ठीक है, अब गवर्नर का काम ये भी होता है कि प्रूव करना है कि भाई इस स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसके पास मेजॉरिटी है या नहीं है। वो जो गवर्नर है वो स्टेट असेंबली को पूरा डिसॉल्व कर सकता है, और जिसकी वजह से प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा। मतलब जो गवर्नमेंट है उस स्टेट में वो क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी, एंड देन प्रेसिडेंट्स रूल लग जाएगा। प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा मतलब सेंटर कंट्रोल करेगा फिर उस स्टेट को। समझ रहे हो? ठीक है, तो अब इसे पढ़ ले थोड़ा सा। ठीक है, तो द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयरफॉर एक्शन ऑफ द गवर्नर आर ऑफन व्यूज एज इंटरफेरेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो क्या था कि ये क्या है, इसके जो एक्शंस होते हैं इसको जनरली देखा जाता है कि सेंटर इंटरफेयर कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के कामों के बीच में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया ना। अब और भी ज्यादा हम बात करें कंट्रोवर्शियल इशू ये तब बन जाता है जब सेंटर में अलग गवर्नमेंट हो, स्टेट में अलग गवर्नमेंट हो। जस्ट लाइक इन दिल्ली में क्या हुआ था कि आपको पता हो या ना पता हो, मैं आपको बता देता हूँ। तो हुआ क्या था कि जो सेंटर ने एक गवर्नर को अप्लाई किया था, मतलब यहाँ पे भेजा था, नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, तो दिल्ली के जो भी गवर्नर हैं उनको बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई है। एक बिल पास किया था पार्लियामेंट में कि जो भी पावर होगी वो किसके पास होगी, गवर्नर के पास। तो स्टेट को सब कुछ बताना पड़ेगा गवर्नर को काम करने से पहले। तो एक तरह से गवर्नर क्या है, दूत ही तो है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये बहुत ज़्यादा इसमें क्रिटिक्स आए, उन्होंने बहुत चीज़ें बोली कि भाई ये गलत है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है, फेडरेशन के खिलाफ है, तो बहुत सारी चीज़ें हुई। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी। अब ये सारी चीज़ें हुई, इसके बाद जब क्रिटिक्स आने लगे कि भाई ये गलत है, तो उसके बाद फिर सरकरिया कमीशन को अपॉइंट किया किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें, 1983 में। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट कब की, 1988 में। ठीक है, तो 5 साल उन्होंने ये चीज़ स्टडी की कि जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, जो गवर्नर है उसको कैसे अपॉइंट करना चाहिए, नॉन पार्टीशन वे में। मतलब जो गवर्नर होना चाहिए वो स्टेट और सेंटर दोनों की मर्जी से होना चाहिए। ये किसने रिकमेंड किया था, सरकरिया कमीशन ने। अब बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 356 का। तो आर्टिकल 356 इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोविजन, बेसिकली हम बात करें मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल। ठीक है, तो हम आपको जनरली बता देता हूँ कि 3 तरीके से हम बात करें तो इमरजेंसी लागू हो सकती है। सबसे पहले आर्टिकल 352 के अंडर, उसके बाद आर्टिकल 356 के अंडर, एंड आर्टिकल
360 के अंडर। तो आर्टिकल 352 में तब होती है क्या इमरजेंसी लगती है, तब मैं बता चुका हूँ पहले भी लेकिन दोबारा बता रहा हूँ कि आर्टिकल 352 में इमरजेंसी तब लगाई जाती है जब क्या हो, आर्म्ड रिबेलियन हो, मतलब कि किसी ने अगर हमारे ऊपर अटैक किया है या इंटरनल कोई इशू है जो जिसमें लगता है कि यहाँ गोलीबारी हो सकती है, जो भी है। तो नेशनल सिक्योरिटी पे जब भी बात आती है तो आर्टिकल 352 के अंडर क्या हो जाता है, क्या इमरजेंसी लग जाती है। ठीक है, अब हम बात करें आर्टिकल 356 में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब ये क्या होता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी वो होता है जब क्या हो, किसी भी स्टेट में या सेंटर में लोकसभा ही नहीं है। ठीक है, लोकसभा ही नहीं है। अब मान लो लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, राज्यसभा भी नहीं है, दोनों डिसॉल्व हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तो प्रेसिडेंट का रूल हो जाएगा पूरे इंडिया पे। अब स्टेट में अगर कोई स्टेट असेंबली डिसॉल्व हो गई है तो क्या होगा, उस स्टेट पे क्या लग जाएगा, प्रेसिडेंट रूल हो जाएगा। और प्रेसिडेंट रूल कब तक लग सकता है, 3 साल तक। अगर 3 साल तक उस स्टेट में गवर्नमेंट नहीं आई है तो वहाँ पे क्या रहेगा, प्रेसिडेंट का ही रूल रहेगा। अब आर्टिकल 360 की बात करें तो ये होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है जब पैसे से रिलेटेड दिक्कत हो, टैक्सेशन वगैरह से रिलेटेड दिक्कत हो, तब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। ठीक है, समझ में आ गया आर्टिकल 356 के बारे में। तो ये प्रेसिडेंट्स रूल होता है, रिजल्ट इन द टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड कैन बी एक्सटेंडेड टिल 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेक ओवर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को मतलब अपने हाथ में ले लेता है कौन, यूनियन गवर्नमेंट, और उससे 3 साल तक बढ़ा सकता है। सो दिस हैड लेड टू मैनी कन्फ्लिक्ट्स। इसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स आए। कुछ केसेस में ऐसा भी हो कि स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया गया जब उनके पास मेजोरिटी थी, तब भी विदाउट प्रूव, मतलब उनके पास मेजोरिटी थी, बिना उन्हें बताए कि भाई ऐसा होने वाला है, उनके साथ क्या कर दिया गया, उनकी जो स्टेट असेंबली थी वो डिसॉल्व कर दी गई। सो व्हेन दे हैड अ मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर, तब भी उनकी जो उधर इमरजेंसी लगा दी गई। एज हैड हैपेंड इन केरला 1959 में ऐसा हो रखा है, क्योंकि केरला ही एक ऐसी स्टेट थी जहाँ पे कांग्रेस क्या नहीं बना पाई थी, अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, सो वहाँ पे क्या लगा दी गई, नेशनल इमरजेंसी। या हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 के तहत, और विदाउट टेस्टिंग देयर मेजोरिटी एज हैपेंड इन सेवरल स्टेट आफ्टर 1967। क्लियर हो गया? तो प्रेसिडेंट का रोल और गवर्नर का रोल क्लियर हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो गवर्नर क्या होता है, दूत होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है किसके पास तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो अगर हम पहले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं, मतलब पहले चैप्टर में नहीं, इससे पहले वाले चैप्टर में और इससे भी पहले जो एग्जीक्यूटिव वाला चैप्टर हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था कि जो गवर्नर है वो क्या कर सकता है, बिल्कुल रिजर्व कर सकता है फॉर द प्रेसिडेंट्स असेंट। अगर उसको लगता है कि ये जो बिल है, गवर्नर का काम ये भी तो है कि उसको लगता है अगर ये बिल जो है ये नेशनल इशू से रिलेट करता है, तो वो क्या करेगा, उस बिल को प्रेसिडेंट के लिए सेव कर लेगा, और प्रेसिडेंट फिर उन पे बताएंगे कि हाँ भाई इस पे क्या चर्चा होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वो क्या कर सकते हैं, अपना दखल अंदाजी कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या हुआ, डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। तो डिमांड आने लगी बहुत सारी नई स्टेट्स के लिए। तो एज फार एज पॉसिबल स्टेट वुड बी क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन कल्चरल लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। दिस अल्टीमेटली लेड टू द डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो मैंने जैसे कि बात बताया था आपको कि लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज के हिसाब से ही स्टेट को डिवाइड किया गया था, एंड और कोई इसमें पर्सनल इशू नहीं था। ठीक है, अब इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स। इंटर स्टेट मतलब स्टेट और स्टेट के बीच में। अभी तो हमने सेंटर और स्टेट का देखा था, क्या क्या रीजन थे सेंटर स्टेट के कन्फ्लिक्ट्स के। अब इंटर स्टेट में, तो इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट दो ही तरीके से हो सकते हैं, या तो क्या हो, बॉर्डर डिस्प्यूट हो, या तो बॉर्डर को लेकर के थोड़ा सा डिस्प्यूट हो। दूसरी चीज ये कि द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर, क्योंकि रिवर क्या है भाई, पानी है, वो तो बहेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट भी बहेगा। तो उस पानी के शेयरिंग के ऊपर कि भाई इतना पानी मैं यूज करूंगा, इतना तू कर ले, तो इस तरीके से जो था वो डिस्प्यूट बढ़ने लगे। अब देखो बॉर्डर डिस्प्यूट का तो ये है कि अभी रिसेंटली हुआ है 2 स्टेट में। अब आपका काम ये है कि सर्च करो, कमेंट करके बताओ कि कौन सी ऐसी 2 स्टेट हैं जिनके बीच में अभी रिसेंटली क्या हुआ है, बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। हिंट मैं दे देता हूँ, वो दोनों स्टेट क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। ठीक है, और एक के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, बिस्वा। इस सर ने बताया मैंने सर। अब आपका काम है सब कुछ आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। सो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, या हम बात करें वन ऑफ द लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट इज द डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका ओवर द सिटी ऑफ बेलगांव, जो भी था बेलगांव। ठीक है, तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में क्या था, एक डिस्प्यूट था। कौन सा, बॉर्डर डिस्प्यूट, किसके ऊपर, बलगांव के ऊपर। मनीगांव एंड नागालैंड 2
हैव लॉन्ग स्टैंडिंग बॉर्डर डिस्प्यूट। तो इनके बीच में भी क्या था, बॉर्डर डिस्प्यूट था। ठीक है, जनरली होता है कि एक कम्युनिटी दूसरे स्टेट में जाकर रहने लगती है तो उस बात पे भी डिस्प्यूट हो जाता है। तो ये दो डिस्प्यूट थे, कौन कौन से, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में, किसके ऊपर, बेलगाम के ऊपर। सेकंड था मणिपुर और नागालैंड के लिए, नागालैंड के बीच में फॉर द बॉर्डर डिस्प्यूट। और अभी एक रिसेंटली हुआ जो आपको बताना है। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ, मिजोरम और असम। ठीक है, अब मुझे करेक्ट करना कि मैंने सही बोला या नहीं बोला। तो मिजोरम और असम ऐसी दो स्टेट हैं जिनके बीच में अभी क्या हुआ है, रिसेंटली बॉर्डर डिस्प्यूट हुआ है। Next is the carving out of Haryana from the erstwhile state of Punjab has led to dispute between the two states not only over the border area but over the capital city of Chandigarh। ये सबको पता है कि हरियाणा और पंजाब दोनों की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़ है। तो जब हरियाणा को हटाया गया, मतलब कार्व आउट किया गया, मतलब हरियाणा क्या है, पहले पंजाब में ही तो था, पंजाब का हिस्सा ही हुआ करता था। तो हरियाणा को जब हटाया पंजाब से, तो बॉर्डर डिस्प्यूट के अलावा भी क्या हुआ, एक इश्यू हुआ कि भाई चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल होगी या फिर हरियाणा की होगी। लेकिन बाद में ऐसे सेटलमेंट हुआ कि भाई दोनों की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ ही होगी। नेक्स्ट इज द डिस्प्यूट ओवर द शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर आर इवन मोर सीरियस। ये बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। बेसिकली होता क्या है कि स्टेट और सेंटर के बीच में, जब भी स्टेट सेंटर हो या स्टेट स्टेट हो, जब भी ऐसे इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो एक पॉलिटिकल लड़ाई होती है। इसको आप किसी भी मतलब मारपीट से या किसी भी और तरीके से नहीं सुलझा सकते हो। आपको नेगोशिएशन ही करना पड़ेगा इन द एंड, अदरवाइज वो दोनों स्टेट ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो नेगोशिएशन करना पड़ता है कि भाई ठीक है, तू इतना कर ले, मैं इतना कर लेता हूँ, या फिर बीच का कोई हिस्सा होता है। और सेंटर स्टेट रिलेशन, मतलब सेंटर और स्टेट या स्टेट स्टेट के बीच की लड़ाई कौन छुड़वाता है, मतलब सॉल्व करता है, सुप्रीम कोर्ट। ये हम पढ़ चुके हैं जुडिशरी वाले चैप्टर में। ठीक है, उसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन ही यही है। तो ठीक है, अब हम बात कर रहे थे कि यार कि शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। अब भाई शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर बहुत ही ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों, देखो दो तरीके की स्टेट होती है, एक लोअर रिपेरियन, एक अपर रिपेरियन। अब ये रिपेरियन क्या होता है यार, इसमें तो लिखा भी नहीं है। तो रिपेरियन होता है, जैसे देखो एक रिपेरियन ही होता है, जैसे मान लो एक जो, जैसे हम पाकिस्तान इंडिया की बात कर लेते हैं, तो पाकिस्तान क्या है इस समय और इंडिया। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक रिवर बहती है जिसका नाम है इंदस। तो इंदस ऐसी रिवर, मतलब अगर हम चाहें तो इंदस का पानी रोक सकते हैं पाकिस्तान में जाने से, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया बिकॉज पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज अ वेरी सिंसियर, बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा दयालु आदमी थे, जिन्होंने बोल दिया कि ठीक है आप इसका पानी यूज़ कर सकते हो। तो वर्ल्ड बैंक ने नेगोशिएट किया था इस ट्रीटी में, जिसका नाम है इंदस वाटर ट्रीटी। तो पढ़ेंगे इसके बारे में भी कभी ना कभी। ठीक है, या मैंने वीडियो बना रखी है शायद, ठीक है, चेक कर लेना। तो लोअर रिपेरियन में आती है पाकिस्तान और अपर रिपेरियन है हमारी इंडिया। चेक कर लेना सही है या गलत है। ठीक है, तो बहुत दिनों बाद मैं ये इशू छेड़ रहा हूँ। तो होता क्या है कि पाकिस्तान क्या है, लोअर रिपेरियन, इंडिया क्या है, अपर रिपेरियन। अब क्या हो सकता है कि अपर रिपेरियन वाली जो कंट्री होती है, या इस चीज़ में तो कंट्री है, कंट्री जो होती है वो पानी रोक सकती है, भाई वो लोअर रिपेरियन पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लोअर मतलब नीचे, अपर मतलब ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं। अब होता क्या है ना कि अब जैसे स्टेट में ही देख लो आप, अब जब दो स्टेट के बीच में से एक रिवर जा रही है तो जो एक अपर होगी एक लोअर होगी, जाहिर सी बात है। अब एक क्या है, उसे रोक सकती है, भाई मैं नहीं जाने दूंगा पानी। तो इस तरीके से हो सकता है। और फिर जो दूसरी स्टेट के लोग हैं उधर क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, भाई खेती वेती करनी होती है ना, तो वो सब दिक्कत हो जाएगी, पानी पीने को नहीं मिलेगा। तो वो सारी, तो ये जो वाटर इशू होता है वो बहुत सीरियस होता है। ठीक है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू प्रॉब्लम ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड एग्रीकल्चर इन द कंसर्न स्टेट्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस इशू होता है। ठीक है, ऐसा कोई इशू हुआ है, यस हुआ है ऐसा इशू। आप मुझे बताएंगे किस में हुआ, क्योंकि मैं डिस्कस नहीं करना चाहता कि दो स्टेट में, वो पेपर में भी मुश्किल ही आएगा तो आपको मिल जाएगा वो देखने के लिए, किस में, एमसीक्यू में। एमसीक्यू लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, टेंशन मत लो, क्लास 11 के पेपर से पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, या हो सकता है 1 दिन पहले, हो सकता है 10 दिन पहले, हो सकता है 15 दिन पहले आएंगे ज़रूर। ठीक है, क्योंकि यार अभी कोर्स ही पूरा होने दो पहले 11th का। ठीक है, तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सब कुछ पढ़ाने के बाद जब एमसीक्यू आएगा तो। अब बात आती है स्पेशल प्रोविज़न की। अब जब आप जम्मू कश्मीर, सब में स्पेशल प्रोविज़न में सबसे पहले नाम आता है किसका, जम्मू कश्मीर का। जब आप जम्मू कश्मीर की बात करते हो ना, सॉरी, जब आप स्पेशल प्रोविज़न की बात करते हो तो सबसे पहले कौन आता है, जम्मू कश्मीर। भाई जम्मू कश्मीर सबको पता है क्या इशू हुआ है इसके साथ, क्योंकि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा प्रिंसली स्टेट थी जो इंडिया के साथ जुड़ना नहीं चाहती थी 1947 के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने बोला था नहीं, हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे, सुखी जीवन जिएंगे, उनका ऐसा कहना था।
लेकिन जब पाकिस्तान ने अटैक किया उनके ऊपर, तो फिर जो वहाँ के राजा थे उस टाइम पे, हरी सिंह, उन्होंने हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उस टाइम पे, प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने अपनी जो इंडियन ट्रूप थी, मतलब इंडियन मिलिट्री को वहाँ पे भेजा और उनको छुड़ाया। लेकिन एक शर्त थी ये कि आपको जुड़ना पड़ेगा इंडियन यूनियन के साथ। लेकिन हाँ, उसके साथ साथ हरी सिंह की भी कुछ मांगे थी, महाराजा हरी सिंह की भी कुछ मांगी थी। उन्होंने बोला कि हमें अपना स्पेशल प्रोविज़न चाहिए, तो इसलिए उनका अलग नेशनल एंथम था, उनका अलग एक कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका अलग नेशनल फ्लैग था, सब कुछ उनके पास उनका अलग था। ठीक है, तो उनका सब कुछ अलग ही चलता था, हमारे से कोई लेना देना नहीं होता था उनका। जम्मू कश्मीर की पुलिस अलग होती थी, सब कुछ उनका अलग था बेसिकली। तो ये था स्पेशल प्रोविज़न, आर्टिकल 370 के अंडर उन्हें मिला था। अब भैया आपने लिखा क्यों नहीं इसके बारे में? क्या करूँगा, लिख के हट तो गया। ठीक है, तो कब हटा था? 5 अगस्त 2019। क्लियर है? 104th अमेंडमेंट थी मेरे हिसाब से, बाकी चेक कर लेना अपने हिसाब से, शायद 1/4 थी। ठीक है, चेक कर लेना एक बार, जो भी अमेंडमेंट थी वो। अमेंडमेंट मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन में फेरबदल किया, तो उस तरीके से 370 को और 35A को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ठीक है, सो इसलिए मैंने ये लिखा नहीं, क्योंकि लिखने की जरूरत क्या भाई, जब वो चीज़ रही ही नहीं, जब वो सिलेबस में ही नहीं रहेगा लेकिन उतना नहीं रहेगा ना, क्योंकि वो हटा दिया गया है, वो आर्टिकल ही हटा दिया गया ना। तो जानना हो तो बता देना मुझे, अगली वीडियो में बता दूंगा शुरू करने से पहले। सो आज की वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल हियर, एंड अगर यहाँ तक देख लिए तो ऑब्वियस है पसंद आई होगी, तो प्लीज़ शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, बोल देना भाई बढ़िया है जो भी है। ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय, एंड प्लीज़ बी वैक्सीनेटेड टू अवॉइड द थर्ड वेव ऑफ COVID-19।